Hello and welcome to IMS Academy. This is your Nitin Bhaiya and today we are going to start the second part of the light chapter जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट की जो बच्चों को लगता है रे डायग्राम थ्रू द कॉनकेव मिरर। तो आज हम अपनी कुछ स्ट्रेटजी से और कुछ ट्रिक्स से इस कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देंगे कि रे डायग्राम बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो उसमें याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार आपको कन्वर्जिंग मिरर लिख के आएगा ना कि कॉनकेव मिरर। तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना होगा कि जो कन्वर्जिंग मिरर है वो कॉनकेव मिरर को ही कहा जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की नॉलेज चेक की जा सके। तो इसलिए कई बार ऐसा हुआ है, अगर आप पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसमें जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है उनको कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर लिखा हुआ है न्यूमेरिकल्स के अंदर, जिससे बच्चा ये समझ जाए कि कन्वर्जिंग मिरर एक्चुअली होता क्या है। और अगर उसको यही नहीं पता होगा कि कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव को कहा जाता है तो वो आगे उस न्यूमेरिकल को सोल्व ही नहीं कर पाएगा। अब जब हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले बात जान लेते हैं कि इमेज होता क्या है। फिजिक्स के अंदर जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है उनके इंटरसेक्शन को ही इमेज कहा जाता है। क्योंकि एक्चुअली अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से किसी बॉडी के ऊपर लाइट आ रही है और वो उससे स्ट्राइक होने के बाद किसी एक पॉइंट पर मीट करेगी, तो अगर वो एक्चुअली और रियल में मीट कर रही है तो वहां पे आप व्हाइट स्क्रीन लगाओगे और उस पर आप देखोगे इमेज बनने लगेगी। तो इट मींस कि जिस इमेज को रियल में ऑब्टेन किया जा सका वो रियल इमेज कहलाती है। इसलिए रियल इमेज की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी, that image which can be obtained on a screen is known as real image। और रियल इमेज की ये खास बात होती है कि रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। और इमेज को फिजिक्स के अंदर ये कहा गया कि इंटरसेक्शन ऑफ रेज, क्योंकि इसका जो पीछे होने का जो कारण है उसके पीछे ये है कि जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर इमेज बन जा रही है। तो इट्स नॉट कि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको इमेज को पढ़नी है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि इमेज जो है वो रेज का इंटरसेक्शन है, लेकिन रेज भी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रेज। इसके बाद सेकंड जो इमेज होगी दैट विल बी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल जो इमेज होती है वो कभी भी रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि अगर ये प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हेड, इससे आपने दो रे ली, एक रे जा रही है बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर जा रही है सरफेस के, और एक रे आपने ऐसे ले ली जो बिल्कुल सीधा जा रही है। उसमें आप देखोगे यहां पे इस सरफेस पे जो नॉर्मल लाइन होती है, जो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी वो आप जाके देख सकते हो। तो जो नॉर्मल लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है और जो इंसिडेंट रे है वो भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो होगा 0 डिग्री का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, तो यहां पे एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी यहां पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने बात पढ़ी है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसमें ऐसे जाएगी। अब इस वाली रे के लिए अगर बात करें तो इसमें आपने यहां पे डाला इस तरीके से नॉर्मल बिल्कुल सीधा, यहां पे एंगल आई बना, सेम उतना ही एंगल आर बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे भी यहां पे जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि इमेज वहां बनेगी जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगी। अब ये रे इधर को जा रही है, ये रे इधर को जा रही है, तो इधर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो रियल में इंटरसेक्ट कर सकती है। इसलिए जो ऑब्जर्वर होगा उसका माइंड बैक ट्रैकिंग करेगा कि अगर इन रेज को हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दे तो क्या ये एक पॉइंट पर मिलेगी। तो यस, ये एक पॉइंट पर मिलती हुई आपको ऐसा लगेगा कि अगर मिरर के पीछे ये एक पॉइंट पर मिल सकती है, और वहीं पर क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। और वर्चुअल इमेज की खास बात यह है कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, वो हमेशा सीधी होगी। सीधी का मतलब अगर ऑब्जेक्ट है कुछ इस ऑर्डर में तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी इसी ऑर्डर में बनेगी। और प्लेन मिरर के द्वारा जो बनने वाली इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस पर होती है एंड लैटरली इन्वर्टेड होती है।
लैटरली इन्वर्टेड भी आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो क्या होता है लैटरल इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स की, कि अगर आपको इमेज बनानी है कॉनकेव मिरर के थ्रू, कन्वर्जिंग मिरर के थ्रू, तो उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले रूल की अगर बात करें तो फर्स्ट रूल होता है जो कॉनकेव मिरर है, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद वो किससे जाएगी? फोकस से होके जाएगी। अगेन रिपीटिंग, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे किससे होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। इस रूल को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज्यादा ये रूल यूज होता है इमेज फॉर्मेशन के टाइम पर। सेकेंड रूल, दिस इज कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर। अगर कोई भी रे फोकस से आई है, ध्यान से सुनिए बात को, अगर कोई भी रे फोकस से आई है इंसिडेंट रे, तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके ऐसे पैरेलल जाएगी। नाउ थर्ड रूल, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे मिरर से टकराने के बाद वो इसी पाथ से एज इट इज वापस लौट जाएगी। एंड नाउ दिस इज द फोर्थ रूल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे पोल पर आई है जिसने एंगल बनाया है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सेम उतना ही एंगल आर बनाते हुए वो रे चली जाएगी। और ये पोल फोकस क्या होता है पहली वीडियो में सब कुछ बताया गया है, तो आप सभी को वो वीडियो देखना जरूरी है, अदरवाइज आप ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इमेज फॉर्मेशन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और आपके होम एग्जाम में अगर ये डायरेक्ट भी नहीं आ रहा तो ये न्यूमेरिकल्स के अंदर डाला जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको दिया गया तो उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस गिवन है, उनके बेस पर रे डायग्राम बनाने को आता है कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपने रे डायग्राम का प्रैक्टिस नहीं किया तो आप उस टाइम पर उस रे डायग्राम को नहीं बना पाओगे। तो ये जो रे डायग्राम है काफी वेटेज लिए हुए इस चैप्टर की, और ये सभी को आने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ केसेस की, कितने केसेस बनेंगे इसके अंदर। आपके टोटल 6 केसेस बनते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे, एक बार सेंटर के पीछे, एक बार सेंटर पर, एक बार सी और एफ के बीच में, एक बार फोकस पर, और एक बार एफ और पी के बीच में। जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से आती हुई केवल पैरेलल रेज दिखाई जाती है, ऑब्जेक्ट को दिखाया नहीं जाता। अब आप ध्यान से देखिए, अभी हमने रूल पढ़ा कि जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से टकराने के बाद किससे जाएगी? फोकस से। और ये वाली रे भी पैरेलल थी तो ये भी किससे जाएगी? फोकस से। ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड कहां इंटरसेक्ट कर रही है? फोकस पर। तो इसके बारे में अब जो इमेज बनी उसकी 3 चीजें लिखी जाएगी, नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर की बात करें तो इमेज का नेचर या तो रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो यहां पे आप एक ट्रिक अपना सकते हो, जो मिरर के सामने बन रही है वो हमेशा रियल होगी। सेकेंडली, आगे जो रे डायग्राम पढ़ोगे आप, तो मैंने अभी आपको बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो अगर आप देखोगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो वो भी एक पहचान होती है जिससे आप कह सकते हो कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहां पे नेचर में आप लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पोजीशन की बात करें तो इसमें आप खुद ध्यान से देख सकते हो कहां पे बन रही है? फोकस पर। तो पोजीशन में लिखोगे एट फोकस। और साइज की अगर हम बात करें इसमें, तो बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनती है। अगर जैसे आपने सन की इमेज बनाई है, तो आपको पेपर, अगर आपने पेपर को एज ए स्क्रीन यूज किया है, तो उस पेपर पर आपको एक बहुत ब्राइट पॉइंट दिखाई देगा, एंड एक्चुअली वो होगी सन की इमेज। तो इसमें आप कहोगे कि बहुत ज्यादा छोटी बनती है, तो हाईली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड केस पर आ जाते हैं। सेकंड केस में अब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे बियॉन्ड सी के पीछे। यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ऑब्जेक्ट जो है दैट इज बियॉन्ड सेंटर। एक रे गई है पैरेलल, एक रे जाएगी फोकस से। कोई भी रूल आप ले सकते हो, इट्स नॉट कि जो आपको गिवन है या जो मैं करा रहा हूं वही रूल्स आपको लेने हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो। आप सेंटर से भी रे को ले सकते हो और आप पोल से भी ले सकते हो।
रूल आपको याद होना चाहिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से गई है वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। दोनों रेस कहां इंटरसेक्ट कर रही है? सी के और एफ के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इमेज बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। ये नेचर, पोजिशन एंड साइज। नेचर की अगर हम बात करें तो अगेन आप एक पहचान कर सकते हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो आप इसमें लिख सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इसमें पोजीशन की बात करें तो वो बन रही है आपकी बिटवीन सी एंड एफ। और अगर हम इसमें साइज की बात करें तो आप देख सकते हो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन छोटा है, तो यहां पे भी वर्ड यूज होगा डिमिनिश। चलिए अब बात आ जाती है थर्ड इमेज पे, जो कि आपकी कहां पे रखी जाएगी, आप खुद ही सोच के बताइए कहां पे रखी जाएगी अब। यस, ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट सेंटर। ऑब्जेक्ट एट सेंटर। दिस इज पॉलिश सरफेस, जो करना जरूरी है, एक भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते। और हाँ, इनको बनाने के लिए आप क्या तरीका अपना सकते हो, आप कंपास लोगे, उसको ज्यादा ओपन करके एक कर्व शेप लोगे, देन स्केल का यूज करके, आप कभी भी फ्री हैंड ड्राइंग यहां पे नहीं कर सकते, स्केल का यूज करके लाइन ड्रॉ करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस, देन पोल, फोकस, और अंदाजे से जितना डिस्टेंस आपने ये लिया उतना ही आपको यहां पे ये लेना है, क्योंकि हमें पता है कि ये रेडियस है और रेडियस का हाफ हमेशा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। चलिए अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सेंटर पर। एक रे गई पैरेलल, एक रे गई है फोकस से, ये जाएगी फोकस से और ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सेंटर पर। यस, और ये एक इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, और इसी एक केस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनती है और सेम डिस्टेंस पर बनती है। तो अगर यहां पे बात करें नेचर, पोजीशन, साइज की, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था, मिरर के सामने भी बन रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। कोई से भी आइडेंटिटी आप उठा सकते हो ये पता लगाने के लिए कि किस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज रियल इमेज। पोजीशन इसकी एट सेंटर होगी और साइज इसका सेम साइज होगा। और ये जो तीनों चीजें हम लिखते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये हम इमेज की लिखते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम ये ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, नहीं, वी आर राइटिंग अबाउट द इमेज, नेचर, पोजीशन एंड साइज। फोर्थ केस की बात करें अगर, अब फोर्थ केस में बताओ आप लोग कहां पे रखी जाएगी इमेज? कहां रखी जाएगी? फोकस पर या सेंटर और फोकस के बीच में? यस, सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। रूल, एक रे हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी चलो आप कोई भी आप चेंज कर लो, अब आप पोल पर ले लो, यहां पर एंगल आई बना, सेम एंगल आर बनाते हुए ये जाएगी, और यहां पे ये भी नहीं है कि आप डी का यूज करके जितना एंगल आई है उसको मेजर करोगे फिर आप आर को बनाओगे। आप अंदाजे से चीजें करते हो कि जितना आई है उतना आर लेना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये सी के पीछे ही बनेगी फिर, और अगर आप एक्यूरेट वैल्यू ले रहे हो तो फिर तो बाय डिफॉल्ट ही आप देखोगे एग्जैक्ट पोजीशन पर ही बनेगी। ये मिरर से टकराने के बाद किससे जाएगी? फोकस से होती ही जाएगी। अब ध्यान से देखो आप, ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है? ये इंटरसेक्ट कर रही है सी के पीछे, तो इमेज जो बनेगी वो सी के पीछे बनेगी। और ये उसी का अपोजिट केस है, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था सी के पीछे तो इमेज बनी थी सी और एफ के बीच में, और जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो सी और एफ के बीच में तो जो इमेज बनती है वो बनती है सी के पीछे। अब इसके बारे में भी तीन चीजें, नेचर, पोजिशन एंड साइज। तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन होगी बियॉन्ड सेंटर, एंड साइज होगा मैग्निफाइड। अब जो इमेज बनना स्टार्ट होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, और उसके लिए एक वर्ड यूज आप कर सकते हो, मैग्निफाइड। एनलार्ज वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन आपको बुक के अंदर इस चैप्टर में मैग्निफाइड वर्ड देखने को मिलेगा, तो उसका मीनिंग होता है एनलार्ज्ड। नाउ फिफ्थ केस, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर। ये रखी ऑब्जेक्ट, इसके हेड से हमने दो रे ली, एक रे ली हमने पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो किससे जाएगी? फोकस से, और जितना एंगल यहां बना उतना ही एंगल यहां बनते हुए ये सेम इसी एंगल से जाएगी, और हम देखेंगे कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल है। और ये माना जाता है फिजिक्स के अंदर कि जो दो पैरेलल रेज है वो कहां इंटरसेक्ट करेगी? इंफिनिटी पर। तो जो नेचर, पोजीशन, साइज है, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन होगी एट इंफिनिटी, और जो साइज होगा वो होगा हाईली मैग्निफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी।
चलिए अब लास्ट केस पे आ जाते हैं। लास्ट केस होगा, ये एक ही केस है कन्वर्जिंग मिरर का जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, और यहां से बोर्ड एग्जाम में कई बारी क्वेश्चंस बने हैं। दिस इज कन्वर्जिंग मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर। यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा। ये वो वाला केस है रियल टाइम की। अगर मैं बात करूं तो अगर आप सभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा जब भी आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास एक डिवाइस होता है जो आपके माउथ के अंदर एंटर करा के वो चेक करता है, उसमें आपके दांतों की इमेज बनती है और वो देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है दांतों के अंदर। तो वो डिवाइस से क्या होता है, उसमें आगे कॉनकेव मिरर लगा होता है। कॉनकेव मिरर की हेल्प से जो आपके टीथ है उसका एक बड़ा इमेज और एक वर्चुअल इमेज उस मिरर के अंदर बनेगा, और एक्चुअली डेंटिस्ट उस मिरर के अंदर बनने वाली इमेज को ही देखता है, जिससे वो एनलार्ज व्यू होगा और वो देख पाता है कि एक्चुअली दांतों में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। किस तरीके से, आप देखो ये रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से टकराने के बाद ये किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। सेम आपने दूसरी रे ली पोल पर, जिसने एंगल आई बनाया उतना ही एंगल आर बनाते हुए ये इधर को जाएगी। आप देखोगे ये दोनों रे इधर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इनको इधर मिलाओगे ऐसा लगेगा कि हाँ ये मिरर के पीछे यहां इंटरसेक्ट कर सकती है और यहां पर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो यहां पर अगर नेचर, पोजीशन, साइज की हम बात करें तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन होगी बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, और जो साइज होगा दैट विल बी मैग्निफाइड। तो आप देख रहे हो इसमें कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको रियल टाइम में बहुत जगह यूज किया जाता है। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो इस मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर फेस जो होता है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जो मिरर के अंदर इमेज बनेगी हमारे फेस की वो जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ी बनेगी, जिससे जो डीप में मेकअप करना है, थोड़ा बारीकी से करना है, वो आसानी से कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें साइन कन्वेंशन की। अगर मैं इसमें साइन कन्वेंशन में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से आप इसमें कर सकते हो। आपने सभी ने मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल है, वर्टिकल इस पर्टिकुलर लाइन को कहा जाता है जो कि वाई एक्सिस है। ये जो इसमें ओरिजिन होता है इसको आप पोल मान लो, और इस तरीके से कॉनकेव मिरर यहां पे बनाओ। अब सेम आपको जो पैरामीटर्स है वो आपको कार्टेशियन प्लेन वाले ही लेने हैं। मिरर के पीछे यहां पे आप देखोगे जो एक्स एक्सिस है वो वैल्यू पॉजिटिव में जाती है और इधर वाली वैल्यू नेगेटिव में जाती है। अब जब आपने कॉनकेव मिरर के थ्रू रे डायग्राम बनाए तो आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी कि हमने हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखा, इधर की साइड रखा था। तो ऑब्जेक्ट जब आप रखते हो तो पोल से जहां पे ऑब्जेक्ट रखी गई है वहां तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप देखोगे कि यू को हमेशा किस साइन के साथ लिया जाएगा, माइनस साइन के साथ लिया जाएगा, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव साइड में ही आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, अगर किसी केस में आपकी रियल इमेज बनी थी ऑब्जेक्ट की तो सारे मेजरमेंट्स पोल से लेने हैं। तो पोल से वहां तक की डिस्टेंस जहां पे इमेज बनी है उस डिस्टेंस को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर वो रियल है तो वो माइनस साइन के साथ आ रही है। तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर ये लिख के आ रहा है कि जो इमेज बनी वो रियल है, तो वो रियल है, तो आप देखोगे कि रियल इमेज तो हमेशा माइनस साइड में बन रही थी, तो आपको उसको हमेशा किस साइन के साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है। जबकि लास्ट केस में आपने देखा कि वर्चुअल इमेज बनी थी मिरर के पीछे, तो पोल से जहां पे इमेज बनी वहां तक की डिस्टेंस v, लेकिन इस बार वो वर्चुअल है तो उसकी वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। बात करेंगे फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ आप सभी ने पढ़ रखा था। कॉनकेव मिरर अगर ये है और इसकी जो फोकल लेंथ हमें मिली थी, जो फोकस पॉइंट था वो इधर था, पोल इधर था, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता था फोकल लेंथ। और अगर आपने देखा होगा अभी मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया, तो इधर की साइड की जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे वो किस में है, नेगेटिव में है। तो इट मींस कि अगर वो कॉनकेव मिरर है और उसकी अगर फोकल लेंथ है तो वो किस साइन के साथ ली जाएगी, माइनस साइन के साथ ली जाएगी। बस अगर तीनों बातें आपको पता चल गई है कि फोकल लेंथ v और u, तो इससे एक फॉर्मूला भी बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आना ही आना है आपके होम एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब इस मिरर फॉर्मूला का आप यूज करोगे तो इसमें नॉर्मल आपको वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर। एक तो वैल्यू आपको उठानी आनी चाहिए कि वैल्यू जो है आप किस तरीके से पुट करोगे, और उससे पहले उसमें आपको साइन कौन सा लेना है,
क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू होगी, साइन आपको खुद लगाना है और इस साइन कन्वेंशन का यूज करके उसमें आप साइन लगा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को। थैंक यू एवरीवन।